नमस्कार। आप देख रहे हैं क्यूवाइब और मैं हूं प्रवीण झा। बात आज फिर पटना की ही करेंगे, बिहार से यानी कि, और वहां से एक बहुत बड़ी खबर आ रही है कि अब खान सर की मुश्किलें और बढ़ने वाली हैं, क्योंकि अब नामजद एफआईआर भी कदम कुआं थाने में दर्ज कर लिया गया है। तो ये अब खान सर की मुश्किलें इसके बाद और बढ़ने वाली है, क्योंकि उनका जो बयान लगातार बदल रहा था उसके बाद ये और भी पुख्ता होता जा रहा है कि वही इस पूरे घटनाक्रम के जो साजिशकर्ता के रूप में वो जो है वो खान सर ही हैं। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं? क्योंकि जब घटना घटी थी उस वक्त कुछ शरारती तत्वों ने आकर के उस घटना को अंजाम दिया, लेकिन उसके बाद का जो पूरा घटनाक्रम हुआ उसमें खान सर की संलिप्तता देखी जा रही है। हालांकि पुलिस अभी बच बच करके कह रही है कि जब जिस प्रकार से हमारे पास सबूत आते जाएंगे उस हिसाब से हम कार्रवाई करते जाएंगे, लेकिन अभी खान सर से पूछताछ के बाद अब खान सर वहां पर शायद अंडरग्राउंड हो गए हैं। खान सर अभी कहीं भी दिखाई नहीं दे रहे हैं। ये अब पुलिस उनके ऊपर दबिश दे रही है कि उनको फिर से बुलाया जाए और पूछताछ उनसे की जाए। हो सकता है उनको गिरफ्तार भी किया जाए, लेकिन अभी पुलिस सभी जो साक्ष्य हैं वो जुटाने पर पहले जोर दे रही है कि सभी साक्ष्य पहले जुट जाए, उसके बाद खान सर की गिरफ्तारी होगी। आज इसके बाद जो है खास करके उस वक्त जो बयान आया था खान सर का, उसमें जो है उसमें आप देखिए कि वो कॉन्ट्राडिक्टरी है, क्योंकि जो पहला बयान आया उसमें खान सर ने कहा था कि 8 से 10 राउंड फायरिंग हुई थी, जो बाद में नहीं हुआ। बाद में खान सर का बयान बदला और कहा कि आत्मरक्षा में गोली चलाई गई। यानी कि इसका मतलब है कि पहले जो खान सर ने कहा था वो बयान सही नहीं था, या अब जो कह रहे हैं वो बयान सही नहीं है। इस सब पर आज हम लोग बातचीत करेंगे, और इस बातचीत में इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार हैं संजीव प्रियदर्शी। संजीव जी, हम आपसे जानना चाहेंगे ये जो बयान खास करके खान सर का जो कॉन्ट्राडिक्टरी बयान है, अपने ही बयानों में उनका विरोधाभास दिख रहा है। पहली बार कुछ और बोलते हैं, दूसरी बार कुछ और बोलते हैं, और जिस तरह से उनके साथ जांच आगे बढ़ेगी वो बार बार अपने बयान बदलते जा रहे हैं। अभी 2 तारीख से लेकर अभी तक उनके कई बार बयान बदल गए हैं। इस पर आपकी प्रतिक्रिया चाहेंगे? नमस्कार प्रवीण जी, आपके दर्शकों को भी मेरा नमस्कार। देखिए, जब कोई गुनहगार होता है हम्म। और एक ही घटना पर अगर वो 3-4 बयान देता है तो उसके सारे बयान अलग अलग होते हैं। हम्म। और फैजल खान उर्फ खान हम्म। सर में के जितने भी बयान हैं वो इसी और संकेत करते हैं। हम्म। पहले दिन उन्होंने कहा था कि मंगलवार की देर रात हम्म। हमला हुआ हम्म। और उनके सामने हमला हुआ और 8-9 राउंड फायरिंग। हम्म। बाद में जब सीसीटीवी की रिकॉर्ड जांची गई तो उसमें उनका कोई आया ही नहीं। हम्म। मतलब जो दावा था वो पूरी तरह से वो दावा इनका गलत निकला। हम्म। इसके अलावा जब दावा गलत निकला हम्म। तो ये पुलिस इस अनुसंधान में लग गई कि जो 2 फायरिंग करने वाले गार्ड थे वो किसके थे, वो ज्ञान बिंदु के हम्म। थे या 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 खान जीएस एकेडमी के। हम्म। तो दोनों गार्ड इन्हीं के थे, खान के ही थे। दोनों गार्ड को बुलाकर पूछताछ की गई, 3 घंटे तक पूछताछ की गई। उसके हम्म। बाद उन दोनों गार्ड ने सब बता दिए। हम्म। दोनों गार्ड भी यूपी के हैं। एक हम्म। कासगंज का है, हम्म। एक मैनपुरी का है। एक हम्म। का नाम प्रदीप कुमार है शायद, एक का तलवेर सिंह करके कुछ नाम। हम्म। तो इन दोनों को गिरफ्तार किया गया। इन दोनों का ने ये कहा, अब जब आज एफआईआर की कॉपी सामने आई हम्म। तो उस एफआईआर की कॉपी में डिटेल वर्णन है उस पूरी घटना का, बिल्कुल। जिसमें ये कहा गया हम्म। कि फैजल खान और खान सर ने हम्म। ही गोली चलाने के लिए कहा, और हम्म। गोली चलाने के लिए कहते वक्त ये चिल्लाया खान कि हम्म। चलाओ गोली, जो होगा देखा जाएगा। हम्म। इसका मतलब जो है, उनका जो पहला बयान था कि गोली किसी और ने चलाई, जब हम्म। वो ये बयान दे रहे थे तब भी वो जानते थे कि वो झूठ बोल रहे हैं। हम्म। मतलब पहले दिन से ही वो झूठ बोल रहे हैं। तो हम्म। उनका झूठ जो है बेनकाब हो गया। एफआईआर दर्ज है कदम कुआं थाने में, एफआईआर की कॉपी आपने दिखा भी दी है। और हम्म। इस हिसाब से इन पर बहुत सारे
धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। इनको गिरफ्तार करने के लिए छापामारी चल रही है, जैसा कि बताया गया वहां मुसल्लापुर पटना से, कि हम्म। उनको जब पुलिस गिरफ्तार करने के लिए जा रही थी, पहुंच ही गई थी कोचिंग में, तो हम्म। वो समझ गए कि परिस्थिति बदल गई है, वो भाग के पिछले दरवाजे से भाग गए, बैकडोर से गए। हम्म। इसके अलावा हम्म। भागने से पहले उन्होंने एक और बयान दिया। उन्होंने बोला कि हम्म। आत्मरक्षा के लिए गोली चलाई, और दूसरा ये कहा कि अगर गोली चलाई तो जिन सुरक्षा गार्ड जो एजेंसी जिस एजेंसी से भर्ती हुई है उससे हम्म। पूछकर गोली चलाई। अब देखिए, हम्म। और यानी कि पहले दिन जब रोशन आनंद की गिरफ्तारी हुई तब इन्होंने पुलिस की खूब तारीफ की, भूरी भूरी प्रशंसा की। हम्म। लेकिन जब उनके झूठ के खुलासे होने लगे, और वो भी सबूतों के बुनियाद पर, हम्म। तब कह रहे हैं कि पुलिस लेट से आई। तो बहुत सारे विरोधाभास हैं इनके। नहीं, तो यानी कि संजीव जी ये कहा जाए कि ये अपने ही बयान में खान सर जो है वो फंसते दिख रहे हैं और फंसते जा रहे हैं, क्योंकि इनका बयान ही बदलता जा रहा है। तो अब क्या ये माना जाए कि इस घटनाक्रम को जो अंजाम बाद में दिया गया, शुरुआत तो इसकी इससे हुई कि कुछ शरारती तत्वों ने आकर के इनके ऊपर हमला किया, या पता नहीं उस गली में कुछ हम हंगामा हुआ, क्या हुआ ये तो बाद में जब पूरी जांच रिपोर्ट आ जाएगी उसके बाद पता चलेगा। लेकिन एक बार ये भी कहा गया कि जो जो खास करके रोशन आनंद जी का जो इंस्टीट्यूट है, उस इंस्टीट्यूट के जो बैनर लगे हुए थे उसको फाड़ करके खान सर ने अपना बैनर उसके ऊपर चस्पा करवाया था, और उसी के बाद ये विवाद धीरे धीरे शायद बढ़ा। और हो सकता है कि उस एकेडमी के द्वारा भी, जो रोशन आनंद जी की जो ज्ञान बिंदु इंस्टीट्यूट है, उसके द्वारा भी हो सकता है कि कुछ लोग वहां आए होंगे, क्योंकि जो गार्ड जो खास करके घायल है और जो हॉस्पिटलाइज है, वो ये बयान दे रहे हैं कि जो उस रात जो घटना घटी उसमें ज्ञान बिंदु के कुछ लोग आए थे, और रोशन आनंद के भाई कोई बताए जा रहे हैं कि वो भी उस वक्त वहां मौजूद थे, और उन्होंने उनके ऊपर हमला कर दिया जिसमें उनको वो चोट लगी है और वो आज भी हॉस्पिटलाइज है। और उसी के बाद ये पूरा घटनाक्रम होता है कि खान सर बाहर निकलते हैं अपने दो सुरक्षा गार्ड के साथ, और गार्ड को ये कहते हैं कि फायरिंग करो, जो भी होगा देख लिया जाएगा। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि क्या ये जो बयान ये बार बार बदल रहे हैं, अगर ये बयान ये पहले बदलते नहीं और उसी वक्त ये कह देते कि आत्मरक्षा में ये गोली चलाई गई थी, तो इनके ऊपर उतना शिकंजा शायद नहीं कसता। आपको लगता है कि उस वक्त ही ये बयान इनको देना चाहिए, और उस वक्त जब ये बयान दिए होते तो ये शिकंजा अभी जो कस रहा है इनके ऊपर ये नहीं कसता इनके ऊपर? देखिए, कौन गुनहगार है और कौन निर्दोष है ये तो अदालत तय करेगी। लेकिन अभी तक के जो सबूत आ रहे हैं उसमें डायरेक्ट रोशन आनंद ने जाके कहीं कोई फायरिंग नहीं की है। डायरेक्ट उनका विजुअल नहीं आया कि वो कहीं उठापटक कर रहे हैं या कुछ हो हंगामा कर। तो फिर उनको जेल भेजवाने का पर्पस क्या है? उसका पर्पस ये है, ये देखिए, उससे पहले एक वीडियो भी पहले ये दावा किया गया था कि आपस में बैनर फाड़ा फाड़ी हुई है दोनों के बीच। लेकिन जो सीसीटीवी रिकॉर्ड सामने आ रहा है उसमें ये है कि पहले जो ज्ञान बिंदु का जहां बैनर लगा था उस पर उसको फाड़ के उस पर खान जीएस एकेडमी का बैनर लगा दिया गया। ये सीसीटीवी वायरल हो रहा है फुटेज। तो मुझे लगता है कि इनके भी हाथ जो है गुनाहों से दागदार हैं, फैजल खान के। और कल तो कैंडल मार्च भी पूरे पटना में निकाला गया था कि रोशन जी की रिहाई हो, और अब तो मुझे लगता है रोशन जी की रिहाई हो ही जाएगी। और अगर ये बिल्कुल बेगुनाह है, और इन्होंने कई निजी चैनल को इंटरव्यू भी दिया दोपहर में 2-4 मिनट का फोन पे, तो ये कह रहे हैं पुलिस के साथ कोऑपरेट करेंगे। लेकिन ये कैसे कोऑपरेट करेंगे, ये किस तरह का कोऑपरेशन कर रहे हैं कि जब कदम कुआं थाने में नामजद एफआईआर है, मतलब इनके नाम से एफआईआर है, तो इनको कदम कुआं थाना तो जल्द से जल्द पहुंच जाना चाहिए। बिल्कुल। दूसरा एंगल देखिए वहां क्या हो रहा है। वहां के लड़के ये बोल रहे हैं कि ये टीचर फैजल खान भी यूपी के हैं, इनके दोनों बॉडीगार्ड भी गोली चलाने वाले यूपी के हैं, और बेकार में बिना किसी अपराध के रोशन आनंद जी जो बिहार से बिलोंग करते उनको जेल भेज दिया गया है। तो एक ये जी जी, जैसा सब राज्यों में होता है, हाँ, जैसा सब, तो ये
एक रीजनल एस्पिरेशन जो बिहारी लोगों का है, उनका ये कहना है, बिहारी लड़कों का, लड़कियों का, कि क्या वो बिहार में रह के भी, पटना में भी रह के वो कोचिंग रोशन आनंद जी तभी चलाएंगे जब बगल यूपी वाले किसी टीचर की कृपा होगी उन पर। जब स्वतंत्र रूप से वो नहीं चला सकते कोचिंग और कानून का डंडा उन पर तुरंत चल गया, तो फैजल खान पर भी चलना चाहिए। ऊपर ना दो नेताओं का भी बयान आया। एक तो शुरू में पप्पू यादव ने कहा कि दोनों पक्ष को संयम बरतने की जरूरत है। दोनों से वो, हालांकि वो सही कह रहे थे कि रोशन आनंद जी भी संयम बरते हैं और खान सर भी संयम बरते हैं। दोनों जो है वो रिपुटेड टीचर हैं, तो वो अपनी मर्यादा को ध्यान में रखते हुए इस प्रकार की घटना से बचें, उन्होंने भी कहा। लेकिन उसके बाद तेज प्रताप यादव का एक बयान आया। तेज प्रताप यादव ने कहा कि कोई टीचर अगर पढ़ाई के क्षेत्र में है, यानी पढ़ाने के उसमें है, और वो पढ़ा रहे हैं, बढ़िया टीचर हैं, तो उनको इतना नेम फेम की जरूरत नहीं है। ये तो पढ़ाते कम हैं और नेम फेम में ज्यादा रहते हैं। अब देखिए, टीचरों के बारे में जो जजमेंट है या जो, वो तो छात्र ही बताएंगे। मान लीजिए कोई पॉलिटिशियन है, ठीक है, अब देखिए पप्पू यादव की अपनी मजबूरी है। पप्पू यादव की मजबूरी है कि उनको मुस्लिम वोट भी चाहिए, यादव वोट भी चाहिए। तो रोशन आनंद जी संभवतः यादव है और खान जी तो मुस्लिम है, तो उनको बैलेंस करके चलना है। अब अगर यहीं पर रोशन आनंद की जगह कोई दूसरी समाज का, दूसरी जाति का कोई टीचर होता और वो जेल गया होता, तो यही पप्पू जी मतलब छक्के चौके लगा रहे होते फैजल खान के पक्ष में। तो ये पप्पू जी का ये है, ठीक है, मान लीजिए सबकी अपनी राजनीतिक मजबूरी होती है, पॉलिटिकल कंपल्सन होता है, तो लेकिन तेज प्रताप ने जो कहा उसमें भी देखिए ये है कि एक आप देखेंगे कि यादव समाज के जो बुद्धिजीवी हैं, इसके अलावा जो हर समाज से जो बुद्धिजीवी हैं, वो ये मांग कर रहे हैं कि रोशन आनंद जी को बेकसूर बेचारे थे और उनको जबरदस्ती जो है जेल में ठेल दिया गया, और जेल में ठेलने से पहले सारे सबूतों को परखा नहीं गया। अगर ये जांच प्राइमरी, देखिए गिरफ्तारी की हड़बड़ी तो थी नहीं, दोनों के कोचिंग को 72 घंटे के लिए क्लोज किया जा सकता था। 72 घंटे में पटना पुलिस बारीकी से सारे दोनों पक्ष के दावों को सुनती, उस हिसाब से एफआईआर फ्रेम होता है। अब हुआ क्या कि एक रोशन आनंद जी को जेल भेज दिया, तो उसके बाद जब जांच में सारी चीजें सामने आई, तो पटना पुलिस को भी बताते नहीं बन पड़ रहा है ना कि आखिर अब तो सब लोग कह रहे हैं कि खान की गिरफ्तारी कब होगी। अब इसमें कोई दो मत नहीं है। अब खान की अब खान की गिरफ्तारी कब होगी? हाँ, अगर आप निर्दोष व्यक्ति को बिना, पहले आप जांच परख लेते, अगर जांचने के बाद उनकी गलती होती या इनके तरफ से फायरिंग नहीं हुई होती, तो हो सकता है कि इनके बयान के आधार पर उनकी गिरफ्तारी हो सकती थी। लेकिन अब तो इनकी गिरफ्तारी तय मानी जा रही है और होनी भी चाहिए, क्योंकि अगर आपके द्वारा आपके गार्ड ने गोली चलाया है और उसके बाद भी निर्दोष व्यक्ति जेल में है, तो आपकी गिरफ्तारी क्यों नहीं होगी? अब तो ये पटना पुलिस के ऊपर में मॉरल दबाव बना हुआ है संजीव जी। लेकिन एक बयान अभी आया है जो एसएसपी का है, वो पहले हम अपने दर्शकों को सुना देते हैं, उसके बाद उस पर आपकी प्रतिक्रिया जानेंगे। आप लोग अवगत करा दिया गया है कि जो अभी तक अनुसंधान में आया है, तो उन लोगों को फॉरवर्ड किया गया है। बाकी उन लोगों के जो हथियार, उसको एफएसएल में भी भेजा गया है जांच करने के लिए। बाकी अभी अनुसंधान चल रहा है, जैसा आएगा उसका फॉरवर्ड। एफआईआर रजिस्टर्ड हो गया है, क्या गिरफ्तारी होगी? मैंने बताया कि एफआईआर होने के बाद जो दो व्यक्ति जो वीडियो में दिख रहे हैं फायरिंग करते हुए, उसको पहचान करके तो गिरफ्तार किया गया है और उनको भी भेजा जा रहा है। उनके हथियार जब्त करके फसल जांच कराया जा रहा है। आगे जो जांच में आएगा और उसके सबूत जो मिलेंगे हम लोग को, सफाई कर खान सर पे क्या आरोप सिद्ध हुआ है? गार्ड ने जो बताया, आपके लोग के द्वारा जो एफआईआर भेजा गया, उसमें साफ तौर से कहा गया है कि उन्होंने आदेश दिया था। तो क्या खान सर की गिरफ्तारी होगी सर? इसमें मैंने आप लोग को बताया कि जिस तरह का लोग को एविडेंस आएगा उस सबसे कार्रवाई होगी, और इसमें जिसके ऊपर भी एविडेंस आएगा, विधि व्यवस्था या अपराध, इसके ऊपर भी होगी, उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी, सबूतों के आधार पर आगे कार्रवाई। एफआईआर में लिखा गया है कि खान सर ने कहा है कि गोली चलाओ, हम देख लेंगे। तो मैंने कहा आप लोगों को कि जो सबूत आएगा उस बेसिस पे कार्रवाई की जाएगी। अभी फिलहाल जो लोग वीडियो में दिख रहे थे उन लोगों को भेजा गया है, अभी अनुसंधान जारी है और आगे जिससे कार्रवाई होगी। खान सर पे एफआईआर हुई है। संजीव जी, अभी भी पटना पुलिस कुछ बचती सी दिख रही है, बचती नजर आ रही है। क्या आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों, अगर नामजद एफआईआर है तो फिर गिरफ्तारी तो
इनको कहना चाहिए कि हाँ गिरफ्तारी तय है, गिरफ्तारी होगी, उनकी उनकी दबिश दी जा रही है तो गिरफ्तारी होगी। ये बच क्यों रही है पुलिस? ब्यूरोक्रेट्स इसी लहजे में बात करते हैं। ब्यूरोक्रेट्स कोई, खास करके सिविल ब्यूरोक्रेट्स जो होते हैं, चाहे वो आईएएस हो चाहे आईपीएस ऑफिसर्स हो, वो इसी तरीके से ही बात करते हैं। उनकी ट्रेनिंग इसी तरह की होती। अब हो सकता है एक दो एक्सेप्शनल केस आपको मिल जाएगा, कोई ऑफिसर है तो वो आउटराइटली नाम लेगा, या तो वो ऐसा नाम लेने, मतलब इस तरह से ट्रेनिंग नहीं होती है। या यूपीएससी का जो पूरा एग्जाम का पैटर्न होता है वो इसी तरह का होता है कि बहुत बैलेंस्ड अप्रोच लेके आपको चलना है। तो क्योंकि हर आदमी उनके लिए इंडिविजुअल है, उनके मुंह से निकला हुआ एक भी शब्द जो है उसका मिसयूज हो सकता है। तो उन्होंने सही कहा कि सारे एविडेंस के हिसाब से जो है हो रहा है कार्रवाई। एक चीज और मेरे जहन में आ रहा है, देखिए रोशन आनंद जी कहीं भागे नहीं, पुलिस गई और निर्धारित स्थान से उनको गिरफ्तार करके लेके चली गई। बिल्कुल, ये तो तारीफ करनी होगी रोशन आनंद जी की ना। और उनके मन में अगर कोई चोर होता, कोई निगेटिव अप्रोच होता तो वो भी फरार हो जाए। लेकिन उन्होंने कभी, बीपीएससी वाले आंदोलन में भी जब उनको गिरफ्तार किया गया था तो उन्होंने तुरंत गिरफ्तारी दे दी थी। लेकिन अभी देखिए दोपहर में भी पुलिस गई उनके यहाँ, अभी तक वो अंडरग्राउंड है, सारी जगह से ही सूचना आ रही है। अब कहाँ है गॉड नोज, बट गिरफ्तारी तो होगी। दूसरी बात ये है, देखिए एक चर्चा पटना में ये भी है, और ये बहुत सारे टीचर्स भी ये कह रहे हैं कि दरअसल इसमें जो इन पे आरोप लग रहा है खान पे कि ये लगभग 15,000 करोड़ का ये पूरा मार्केट है पटना का कोचिंग इंडस्ट्री। और उसमें प्रॉपर आईएएस आईपीएस सिविल सर्विसेज यूपीएससी वाला नहीं है, ज्यादा उसमें है रेलवे, दरोगा, टीचर, 4th ग्रेड, ग्रुप डी, और भी बहुत सारी मल्टी एमटीएस वगैरह छोटे छोटे जो जॉब होते हैं। तो उसमें लाखों बच्चे वहां रह के पढ़ते हैं। तो लगभग 15,000 करोड़ का कारोबार है, उस पे भी कंट्रोल करना चाह रहे होंगे कोई एक ग्रुप। और चूंकि जेल अभी एक ऐसे बेगुनाह व्यक्ति को भेजा गया है जो ना स्पॉट पे मौजूद है और जिसने ना फायरिंग की, तो इसका मतलब है कि किसी ने ज्ञान बिंदु के खिलाफ साजिश कर दी। इसको मार्केट से डिलीट कर दो, रोशन आनंद जी का ब्रांड वैल्यू खत्म कर दो, फिनिश कर दो। मुझे लगता है कुछ ऐसी साजिश है कि इनको मार्केट से ही हटा देना है और पूरे एक बड़े चंक पे, यानी 15,000 करोड़ के इस बिजनेस पे बड़े चंक पे कंट्रोल कर ले। नहीं तो अब क्या लग रहा है कि अब क्या लग रहा है कि अब जो मान लिया जाए इनकी गिरफ्तारी अगर नहीं होती है अभी फिलहाल, तो उसके बाद रोशन आनंद जी के रिहाई की खबर कब आएगी और रिहाई कब तक संभव है? आपको क्या लगता है कि अब उनकी रिहाई हो सकती है जल्द? हाँ, जल्द हो जाएगी रिहाई, तो अदालत से ही होगी। भाई रिहाई तो थाना से मिलेगी नहीं, अब तो जेल में चले गए। हाँ, जेल गए तो अदालत से हाँ, अदालत में अब उनका पक्ष मजबूत हो गया अदालत की नजर में, क्योंकि इस एफआईआर के बाद हो सकता है कल सुनवाई हो या परसों सुनवाई हो रोशन आनंद जी के पक्ष तरफ से, तो उसमें उनको राहत मिल जाएगी। क्योंकि उसमें सब चीज दिख रहा है, फायरिंग करने का आरोप इन पर लगा था, ये है ही नहीं। फायरिंग करने के लिए कोई दो और गिरफ्तार हो गए। फिर वो एफएसएल की रिपोर्ट भी जब आएगी ना, तो उसमें फिंगरप्रिंट गन पे या उसका जो खोखा होगा, खाली खोखा, वो सब आएगा उस पर। तो इनका केस मजबूत है, रोशन आनंद जी बाइज्जत बरी होंगे। अभी तक तो कुछ ऐसा ही लग रहा है। और आज न कल देर न सवेर फैजल खान जी को, अगर इन्होंने झूठ बोला ही है, ये तो सबको सामने दिख रहा है, तो जब इनसे कड़ाई से पूछताछ होगी तो बहुत सारे राज बाहर आएंगे, तब ये बताएंगे कि इनका इंटेंशन क्या था। और पुलिस की चाय तो वैसे भी कड़वी होती है, एक बार पी लेने के बाद सारी बातें आदमी बोल ही देता है। जैसे कल इनके बॉडीगार्ड ने सारी बातें बता दी थी। यानी कि अब फैजल खान जो उर्फ खान सर हैं, अब उनके ऊपर शिकंजा कसता जा रहा है, उनकी गिरफ्तारी कभी भी हो सकती है। तो ये तय माना जा रहा है कि अब उनकी गिरफ्तारी होगी ही होगी। और जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि जल्द से जल्द जो है वो रोशन आनंद सर की रिहाई हो जाए। बाकी तमाम खबरों के लिए बने रहिए क्यू वाइब के साथ। मुझे दीजिए अनुमति, नमस्कार।